लोग आज केस लॉज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो क्योंकि डिफॉल्ट बेल का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो डिफॉल्ट बेल पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट केसेस हैं मैं उनकी रेफरेंस सामने रख रहा हूँ और एक एक करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। रिसेंट केसेस आपको मैं देता जाऊंगा साथ साथ, ठीक है। दिनेश डालमिया के कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको जनरली बता देता हूँ, फिर उसके बाद दूसरा केस जो मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है ये बाद में हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या है, राइट। सो दिनेश डालमिया वर्सेस सीबीआई। देखो क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिनेश डालमिया के केस में पॉइंट दिया। लेट्स मेक फ्लो चार्ट ओवर हियर, उसके बाद मैं लिखवाऊंगा। कोर्ट का ये कहना है कि लेट्स सपोज ओवर हियर द एक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर जेएम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑर्डर द कस्टडी, ही ऑर्डर द कस्टडी एंड इन द चंक्स ऑफ 15 डेज, 15 दिनों के चंक्स में एक्यूज जो है वो कस्टडी में है, एंड द 60 और 90 डेज पीरियड इज अबाउट टू गेट ओवर। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 60 और 90 डेज पीरियड इज अबाउट टू गेट ओवर। यहां पे है ना, 15 दिनों के चंक्स में कस्टडी चल रही थी और 60 या 90 दिन खत्म होने ही वाले हैं। नाउ यू पीपल नो कि अगर 60 या 90 दिन खत्म हो गए, चार्जशीट सबमिट नहीं हुई, तो एक्यूज के पास क्या राइट आ जाएगा? यस एवरीवन, डिफॉल्ट बेल का राइट आएगा। एक्यूज का ये जो राइट है ये इंडिफिजिबल है। कोर्ट में अगर उसने एप्लीकेशन लगा दी, मैंडेटरी है कि कोर्ट उसको बेल पे रिलीज करे, प्रोवाइडेड वो बेल बॉन्ड फर्निश कर दे। करेक्ट एवरीवन? यस प्लीज। ओके, नाउ पुलिस वाले क्या करते हैं कि जैसे अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, एक्यूज जो है वो कस्टडी के अंदर है, उसको बेल पे रिलीज नहीं कर पाए। थ्रू आउट दिस पीरियड वो कस्टडी में है। अगर एक बार बीच में एक बार भी रिलीज हो जाता तो ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। ये प्रिंसिपल तभी अप्लाई होता है जब थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 60 और 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन बिफोर मैजिस्ट्रेट एक्यूज्ड वाज देयर इन कस्टडी, राइट। अब हुआ क्या, पुलिस वालों को पता है कि यार आज लास्ट डे है, 60th डे या 90th डे, एज द केस में भी आप लोगों को पता है कि 60 दिन कब चलाने हैं, 90 दिन कब चलाने हैं, उसके ऊपर भी एक केस आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पुलिस वालों को पता है कि आज लास्ट डे है चार्जशीट डालने के लिए, 60th डे या 90th डे। आज अगर चार्जशीट नहीं आई, ये व्यक्ति अगले दिन अगर डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन लगा देगा तो बाहर आ जाएगा। करेक्ट। पुलिस वाले क्या कर सकते हैं, 60th और 90th डे पे अगर वो चार्जशीट फाइल कर दे, तो आप मुझे बताओ कि अगर लास्ट डे पे चार्जशीट फाइल हो गई तो क्या एक्यूज का राइट ऑफ डिफॉल्ट बेल जनरेट होगा? नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, क्योंकि चार्जशीट टाइम पे आ गई। जब चार्जशीट टाइम पे आ गई तो इंक्वायरी इनिशिएट हो जाएगी, कॉग्निजेंस पे मैटर चला जाएगा। मैजिस्ट्रेट के पास कॉम्पिटेंसी कहां से आ रही है कि वो आगे इसको कस्टडी में रख सकते हैं? 309 से आती है। वेरी गुड। नाउ द पॉइंट इज, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं कि यार इन्वेस्टिगेशन लेट सपोज अभी अच्छे तरीके से कंप्लीशन पे नहीं आया है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, कुछ एविडेंसेस कलेक्ट हो गए हैं, कुछ नहीं हुए। नाउ इन दैट सिनेरियो पुलिस वाले क्या कर सकते हैं, एक इनकंप्लीट चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर देते हैं। इनकंप्लीट चार्जशीट क्या हुई कि आधे अधूरे एविडेंस आपने कलेक्ट किए थे, उसके बेसिस पे एक चार्जशीट बना दी और सप्लीमेंट्री चार्जशीट बाद में दे देंगे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे। आपने ऐसा कर दिया, इनकंप्लीट चार्जशीट कोर्ट में दे दी। आप मुझे बस एक चीज बता दो कि इनकंप्लीट चार्जशीट कोर्ट में देने का पुलिस वालों का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि उसके डिफॉल्ट बेल के राइट को रोका जाए, है ना, डिफॉल्ट बेल का राइट ना जनरेट हो जाए, उसको रोका जाए। इस कारण से आपने इनकंप्लीट चार्जशीट कोर्ट में दे दिया। जब कोर्ट के सामने ये चार्जशीट आएगा तो कोर्ट हैज टू बी वेरी कॉशियस ओवर देयर। कोर्ट को दो चीजें ध्यान में रखनी है कि चार्जशीट अगर इनकंप्लीट है तो क्या इसको रिटर्न कर दें या इसको एक्सेप्ट करें, ये कोर्ट के ऊपर होता है। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको जनरली बताता हूं कि अगर लेट सपोज अभी टोटलिटी में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, 90% कंप्लीशन हो चुकी है, थोड़ी बहुत पेंडिंग है, तो इवन इफ दैट चार्जशीट इज नॉट कंप्लीट फिर भी कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर आपने ये जो इनकंप्लीट चार्जशीट है ये सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव से फाइल की है कि इसके डिफॉल्ट बेल के राइट को रोका जाए, तो कोर्ट आपकी चार्जशीट को रिटर्न करने की पावर रखता है। कोर्ट कहेगा कि ये क्या आधी अधूरी चार्जशीट लेके आ रहे हो तुम लोग,
है ना, तुम्हारे पूरे एविडेंस कलेक्ट नहीं हुए, तुमने अभी लोगों के प्रॉपर तरीके से बयान नहीं लिखे, तुम कह रहे हो कि केस इन्वेस्टिगेट हो गया, चार्जशीट वापस ले जाओ। अब उन्होंने अगर चार्जशीट वापस कर दी 60th या 90th डे में, अगले दिन पे एक्यूज क्या ले लेगा, क्या ले लेगा, डिफॉल्ट बेल। ठीक है, सो जब भी कोर्ट के सामने लास्ट डे पे चार्जशीट आती है, लास्ट डे पे, तो कोर्ट को एक चीज देखनी पड़ती है कि चार्जशीट कंप्लीट है या नहीं। ठीक है, अगर तो कंप्लीट है कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर इनकम्प्लीट है तो किस एक्सटेंट तक इनकम्प्लीट है, ठीक है, किस एक्सटेंट तक। अगर इनका ऑब्जेक्टिव इनकम्प्लीट चार्जशीट देने का एक ही था कि इसकी डिफॉल्ट बेल रोक देंगे, तो उस केस में कोर्ट आपकी चार्जशीट को रिटर्न कर देगा और अगले दिन एक्यूज डिफॉल्ट बेल लेके बाहर आ सकता है। लेकिन अगर आपकी चार्जशीट है तो इनकम्प्लीट, पूरी कंप्लीट नहीं है, लेकिन लगभग ब्रॉडरली आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीशन पे पहुंच चुका था, तो कोर्ट इस इनकम्प्लीट चार्जशीट को भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूं, पॉइंट्स लिखेंगे। और आज आप लोगों के फेस कैमराज ऑफ है तो कैमरे ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा केस है दैट इज रितु छाबड़िया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रितु छाबड़िया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 सुप्रीम कोर्ट। रितु छाबड़िया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 सुप्रीम कोर्ट। रिटर्न एवरीवन प्लीज। ओके, ठीक 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 ठीक। देखो, ये जजमेंट मैं आपके साथ पूरा डिस्कस करने वाला हूं। छोटी छोटी चीजें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आती हैं और यही इन्हीं बेसिस पे हम लोगों के सवाल बन जाते हैं, इन्हीं बेसिस पे हम लोगों को आंसर लिखने होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप अपनी आंसर राइटिंग्स करते हो, लिखने की प्रैक्टिस करते हो, जजमेंट्स में से ज्यादा कंटेंट एक्सट्रैक्ट करके अपने आंसर्स ड्राफ्ट करने हैं। जैसे इस जजमेंट में ओपनिंग पोर्शन जो है, जो पहला इसका पार्ट है, कह रहा है द प्रेजेंट रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फाइल्ड बाय द रिट पिटिशनर सीकिंग रिलीज ऑफ हर हस्बैंड ऑन डिफॉल्ट बेल। अब देखो, डिफॉल्ट बेल में तो 167 का एप्लीकेशन लगता है, लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट ने डिफॉल्ट बेल नहीं दिया तो आप चले गए फिर सुप्रीम कोर्ट। द रिट पिटिशन ऑल्सो रेजेज एन इश्यू ऑफ ग्रेव इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल लिबर्टी इंश्राइंड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डिफॉल्ट बेल के राइट को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के साथ इंटरकनेक्ट किया जा रहा है कि जी पर्सनल लिबर्टी का सवाल होता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंदर बहुत क्लियर कट गोल्डन वर्ड्स में एक चीज लिखी है दैट नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड, लिखा हुआ है। अब इस केस में पूरा सिनेरियो क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मैटर है, पीसी एक्ट का, और आईपीसी के कुछ चार्जेस लगे एक्यूज के ऊपर। ठीक है, रितु छाबड़िया जो है वो एक्यूज की वाइफ है। ठीक है, रितु छाबड़िया का केस में कोई लेना देना नहीं है। रितु छाबड़िया कौन है, एक्यूज की वाइफ। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला कि मेरे हस्बैंड को डिटेन करके रखा गया है, उनको डिफॉल्ट बेल नहीं मिला। तो मैं कुछ ब्रीफ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं, आपको फैक्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग बाद में जो इश्यूज इस केस में है उन इश्यूज को कॉपी पे लिखेंगे, लेकिन फैक्ट्स रिलेट करेंगे हम लोग। लिखा है द प्रेजेंट रिट पिटिशन is there and the facts are that FIR was lodged under 120 capital B, that is for criminal conspiracy, read with section 420 IPC, that is for cheating, and section 7, 12, 13, 2 and 13, 1D of the PC Act, prevention of corruption act के कुछ धाराएं लगी, IPC की एक धारा लगी और साथ में criminal conspiracy का चार्ज लगा हुआ है, wherein the writ petitioner's name was not mentioned। ठीक है, आगे लिखा है subsequently two supplementary charge sheets were filed wherein the writ petitioner's husband, hereinafter referred as accused, was made as a prosecution witness in the supplementary charge sheet dated so and so. Multiple other supplementary charge sheets were later filed and the accused was not named in any of the said charge sheets. जब ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट का वर्ड यहां पे आ रहा है तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि कोर्ट में पुलिस वाले जो फर्स्ट टाइम चार्जशीट सबमिट करते हैं 173 के अंदर, तो वो फर्स्ट चार्जशीट है। इसके बाद पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे
बढ़ाते रहेंगे, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और जैसे जैसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे, बीच बीच में सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स वो देते जाएंगे। सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स कोर्ट में कितनी भी आ सकती हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। वही इस केस में बताया गया कि जो पहली चार्जशीट आई थी उसमें भी एक्यूज का नाम नहीं था, सब्सिक्वेंट जो चार्जशीट्स आई उसमें भी एक्यूज का नाम नहीं है। रेदर पुलिस वालों ने कंसर्न्ड पर्सन को प्रोसिक्यूशन का विटनेस बना दिया था सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अंदर। बात समझ पा रहे हैं? यस और नो? यस और नो? देखो, एक जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से ही कोई व्यक्ति एक्यूज्ड होगा, जरूरी नहीं है। स्टार्टिंग में आपने किसी व्यक्ति को विटनेस बनाया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का मैटर है, एक व्यक्ति कह रहा है कि जी वो रिश्वत देने की कोशिश की गई, आपको प्रोसिक्यूशन का विटनेस बना दिया, लेकिन बाद में पता लगा कि आप ही ने डिमांड किया था रिश्वत। तो स्टार्टिंग में तो हमने आपको विटनेस बनाया था, लेकिन बाद में आप ही कल्प्रिट निकले तो आपको एक्यूज्ड बना देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? वही चीज इस केस में हो रही है कि स्टार्टिंग में इसको व्यक्ति को प्रोसिक्यूशन वालों ने विटनेस बना रखा था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज आई एम अ पब्लिक अथॉरिटी, और बीइंग अ पब्लिक अथॉरिटी रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर। पुलिस वालों को या जो अथॉरिटीज हैं, इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, उनको पता लगा कि जी फलाने व्यक्ति को रिश्वत देने की कोशिश की गई, तो मैं भी कहूंगा कि हाँ जी मुझे रिश्वत देने की कोशिश की गई, somebody has tried to bribed me, तो पुलिस वाले मुझे क्या बनाएंगे? प्रोसिक्यूशन का विटनेस बनाएंगे या एक्यूज्ड बना देंगे? पीडब्ल्यू बनाएंगे कि जी ये व्यक्ति कह रहा है कि इसको रिश्वत देने की कोशिश हुई। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में व्यक्ति को पीडब्ल्यू बना दिया इन्होंने कि जी ये व्यक्ति कह रहा है कि रिश्वत देने की कोशिश हुई, लेकिन बाद में क्या पता लगा कि ये खुद ही कल्प्रिट है, ये खुद ही रिश्वत डिमांड कर रहा था, तो उसको पीडब्ल्यू का नाम हटा के उसको एक्यूज की तरफ डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? है ना, डालना पड़ेगा। सो दैट इज द मेन पॉइंट। आगे आते हैं। हुआ क्या कि जब पता लगा पुलिस वालों को कि अच्छा इस व्यक्ति का खुद ही लेन देन का मामला है, तो केस वाज फर्दर ट्रांसफर्ड टू द अनदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड द एक्यूज्ड वाज देन अरेस्टेड बाय सीबीआई। अब पुलिस वालों ने इसको अरेस्ट कर लिया कि भैया तू तो खुद ही रिश्वत खाए जा रहा है, तेरे को तो एक्यूज बनाना पड़ेगा। और इन्वेस्टिगेशन जो थी वो दूसरी एजेंसी को हैंडओवर कर दी। तो पहले पुलिस वाले काम कर रहे थे, बाद में सीबीआई के पास मैटर ट्रांसफर हो गया और सीबीआई ने एक्यूज को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद अब मसला आता है 167 का। ठीक है, एक्यूज्ड वाज रिमांडेड टू कस्टडी ऑन 28th of April 2022, राइट? इसको पुलिस वाले सीबीआई वालों ने मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करवाया होगा, एम आई राइट? और जब प्रोड्यूस करवाया तो मजिस्ट्रेट साहब ने क्या डायरेक्शन दे दी कि इसको डिटेन करके रखा जाए, कस्टडी में रखो इसको। अब पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन एक तरफ कर रहे हैं और एक्यूज कहां पे है? कहां पे एक्यूज? कस्टडी में। Multiple other supplementary charge sheets were then filed and the accused was then named as a suspect. जब बाद में सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स आई तो एक्यूज्ड को अब सस्पेक्ट बना दिया गया and he was remanded, and the remand of the accused under section 309 subsection 2 of the CRPC was renewed and continued from time to time as he was never released on default bail. अब आपको 309 भी पता है कि पुलिस वालों ने चार्जशीट दे दी, चार्जशीट देते ही कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, इंक्वायरी प्रोसीड हुई, 309 सबसेक्शन 2 के अंदर कस्टडी रिन्यू हो जाएगी और टाइम टू टाइम कितने कितने दिनों के चंक्स में कस्टडी चलती है? 15 दिनों के चंक्स में। तो वो टाइम टू टाइम आगे अंडर ट्रायल प्रिजनर के तौर पे जेल में बैठा हुआ है। ये सारा केस था। अब बात करते हैं कि इस केस में अब पिटिशनर ने कहा, रिस्पोंडेंट ने क्या कहा, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। हम लोग बात करेंगे इस केस में इश्यूज क्या है। ठीक है, आप लोग इन इश्यूज को कॉपी पे लिख लेना और एक एक इश्यू का आंसर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो जो आर्गुमेंट्स पार्टीज के सामने रेज किए गए उस आर्गुमेंट के बेसिस पे कुछ इश्यूज ड्राफ्ट हुए, मैं लिख पढ़ रहा हूं। इन द लाइट ऑफ द अबव मेंशन्ड आर्गुमेंट्स raised by the learned counsel for the parties, the following 3 issues arise for our consideration. 3 इश्यूज कोर्ट के सामने आए। ठीक है, पहला इशू क्या है? पहला इशू, इट इज स्टेटेड दैट कैन अ चार्जशीट और प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट बी फाइल्ड इन अ पीस मील विदाउट फर्स्ट कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस? ये पहला सवाल है।
कि क्या पुलिस वाले या प्रोसिक्यूशन एजेंसी बिना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किए चार्जशीट सबमिट कर सकती है या नहीं कर सकती है। ठीक है, सवाल लिख लो, कैन ए चार्जशीट और अ प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट बी फाइल्ड इन पीस मील विदाउट फर्स्ट कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन। बात समझ में आ रही है? यस और नो प्लीज, लिखते जाएंगे। ठीक है, लिख लो। जो है कोर्ट के सामने, उस पे आते हैं। सेकेंड इशू इज वेदर the filing of such charge sheet without completing the investigation will extinguish the right of the accused to for granting of default bail। कि अगर इनकम्प्लीट चार्जशीट कोर्ट में आती है तो क्या एक्यूज का डिफॉल्ट बेल का राइट एक्सटिंग्विश होगा या नहीं होगा, ये दूसरा सवाल है, लिख लो। तीसरा जो कोर्ट के सामने इशू है, that whether the remand of accused can be continued, ध्यान से समझना सवाल क्या है, whether the remand of the accused can be continued by the trial court during the pendency of the investigation beyond the stipulated time prescribed in CRPC। आप लोग मुझे बताओ, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कस्टडी में रखने का स्टिपुलेटेड टाइम CRPC में कितना है? 60 और 90 डेज, एज द केस मे बी। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम इसका थोड़ा थोड़ा पॉलिसी वाला पार्ट साथ साथ में देखते हैं। आपने लिखना नहीं है, सिर्फ इसको आपने समझना है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनालिसिस डेवलप करके दिया है, उस पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है दैट बिफोर वी डील विद द इश्यूज फ्रेम्ड वी फाइंड इट पर्टिनेंट टू मेंशन दैट इन द प्रेजेंट केस दिस कोर्ट इज नॉट डीलिंग विद द मेरिट्स ऑफ द केस। कोर्ट कह रहा है कि ये जो मुकदमा हमारे सामने है, जो पिटिशन आया, हम मेरिट्स की बात नहीं कर रहे, and as such it is not inclined to make any observation regarding the same। Every court when invoked to exercise its powers must be mindful of relief sought and must act as a forum confined to such relief। जब भी कोर्ट कोई भी केस को सुनता है तो उस केस के फैक्ट से रिलेटेड ही आपको बातचीत करनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ठीक है, आगे कोर्ट कह रहा है for the purpose of deciding the issues framed by us it is deemed to appropriate to trace the history of the provision of default bail। कि जो तीनों इश्यूज है, क्योंकि डिफॉल्ट बिल से रिलेटेड है, तो डिफॉल्ट बिल की हिस्ट्री थोड़ी सी पता कर ली जाए। एंड द रीजंस व्हिच लेड टू लेजिस्लेचर टू इनकॉर्पोरेट द एग्जिस्टिंग प्रोविजन इन अ न्यू स्टैट्यूट। कोर्ट क्या कह रहा है कि लेजिस्लेचर्स ने ये डिफॉल्ट बिल का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया, इसके पीछे का कारण जानते हैं। लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC 1898, जो पुराना वाला CRPC था, उसमें which was the act that governed the criminal procedure before the enactment of CRPC presently in force, the accused either under the judicial custody or under the police custody could be remanded only for the maximum period of 15 days। तो इसका मतलब यह हुआ कि पुराना वाला जो हमारा CRPC हुआ करता था 1898 का, उस CRPC के अंदर इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैक्सिमम डिटेंशन कितने समय का होता था? 15 दिन का, इससे ज्यादा नहीं होता था। मतलब आज तो हम CRPC में 60 या 90 डेज की बात करते हैं, पुराने CRPC में मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन कितना है? 15 डेज। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने ये 1898 के प्रोविजन की यहां पे रेफरेंस दी है। लेकिन एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, मुझे एक बार बताओ कि 1898 का जो कानून था, क्योंकि वो हमारे प्रेजेंट सिनेरियो को मीट नहीं कर रहा था, सर्कमस्टेंसेस को मीट नहीं कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन में डेलिटरी टेक्टिक्स होते थे, प्रॉब्लम्स थी सिस्टम में, तो 41st लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास में हमने बात की थी, ये 41st लॉ कमीशन की रिपोर्ट। उस लॉ कमीशन की रिपोर्ट में बहुत सारी रिकमेंडेशंस थी, रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए नया लॉ बना। तो कोर्ट एक चीज कह रहा है कि जी जो 15 दिन का समय हम दे रहे थे इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप कस्टडी में रख सकते हो, तो 15 दिन में तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ही नहीं होता। और वही चीज यहां पे लिखी हुई है, दिस पीरियड ऑफ 15 डेज हाउएवर मोर ऑफन देन नॉट वाज इनएडिक्वेट टू कंक्लूड द इन्वेस्टिगेशंस, इनएडिक्वेट स्पेशली इन द कॉम्प्लिकेटेड केसेस। 15 दिन तो एक्यूज कुछ बोलेगा ही नहीं, आप इन्वेस्टिगेशन कैसे कर लोगे? Which required a longer and deeper investigation. This lacks a time because the above mentioned provision of 1898 Act। तो इसी कारण से जब नया क्रिमिनल लॉ बना, CRPC नया बनाया गया, तो हमने मैक्सिमम डिटेंशन का पीरियड कितना रख दिया?
60 और 90 डेज, है ना, 60 या 90 दिन तक आप डिटेन करके रख सकते हो, जिसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि पहले 15 दिन पुलिस रिमांड मिल सकता है, पहले 15 दिन जुडिशियल कस्टडी भी हो सकते हैं, लेकिन पहले 15 दिन खत्म होने के बाद कभी भी आपको पुलिस रिमांड नहीं मिलेगा, केवल और केवल जुडिशियल कस्टडी मिल सकती है। तो ये सारी बातें सीआरपीसी के 1898 और 1973 वाले कानून की रेफरेंस में यहाँ पे रखी गई है। ऑब्जेक्ट एंड रीजन आ गए, ये सब कुछ आप देख पा रहे हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा, यू पीपल कैन फॉलो अप द जजमेंट, सारी चीजें लिखी हुई है। इसके बाद बात करते हैं जो हमारे सामने आज की डेट में जो इश्यूज हैं उस पे। लेकिन अच्छा, एक और चीज मैं रिलेट करता हूं, जैसे हमने ललिता कुमारी की जजमेंट की बात करी, और एक और केस में आने वाले समय में आपके साथ डिस्कस करूंगा, सत्येंद्र कुमार अंतिल का केस है, उसकी भी रेफरेंस इस जजमेंट में है। तो लिखा हुआ, इट इज नोटेड दैट एज पर द स्कीम ऑफ सीआरपीसी एन इन्वेस्टिगेशन फॉर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस कमेंसेस विद द रिकॉर्डिंग ऑफ एन एफआईआर अंडर 154 सीआरपीसी, कि जैसे ही 154 के अंदर रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स, ही हैज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट टू सीक द रिमांड अंडर 167 सबसेक्शन 2, कि अगर 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाया, एक्यूज्ड अरेस्टेड है, तो आपको उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करवाना पड़ेगा। आगे इन्होंने लिखा हुआ, आगे वही सारी जो बातचीत हम पढ़ी रहे थे वही सब है। हाँ, यहां से मेन इंपॉर्टेंट एरिया शुरू होता है, दैट राइट ऑफ स्टैट्यूटरी बेल, जिसको हम मैंडेटरी बेल बोलते हैं, डिफॉल्ट बेल बोलते हैं, उसी को आप स्टैट्यूटरी बेल भी बोलते हो, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि आपको बेल मिलेगा। However, is extinguished if the charge sheet is filed within the stipulated period. Stipulated period है 60 या 90 डेज का, कि अगर 60 या 90 दिन के अंदर चार्जशीट सबमिट हो जाए तो इन दैट सिनेरियो स्टैट्यूटरी बेल जो है वो आपकी एक्सटिंग्विश हो जाती है, डिफीट हो जाती है। द क्वेश्चन ऑफ रिस्टोरिंग इट टू द सप्लीमेंट्री चार्जशीट अंडर 173 सबसेक्शन 8 ऑफ सीआरपीसी अराइजेस ओनली आफ्टर द मेन चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड। तो ये जनरल कंटेक्स्ट में बातचीत आ रही है। इसके बाद जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स, ये जजमेंट बहुत बेहतर जजमेंट, अगर आपको डिटेल में सारी चीजें समझनी है, लेकिन वो तभी समझ में आएगा जब आप अच्छे से चीजों को रिलेट करोगे। तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे इस जजमेंट में जो हमारे पास 3 इश्यूज थे उनके आंसर्स की। तो पैरा नंबर 32 में मैं चला गया हूं और लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ द अबव मेंशन्ड डिस्कशंस द फॉलोइंग इश्यूज आर फ्रेम्ड, सो द फॉलोइंग इश्यूज आर आंसर्ड। पहला, आप मुझे बताओ पहला इशू क्या था? ये सुप्रिया ठाकुर, व्हाट वाज द फर्स्ट इशू बिफोर अस? इसका मतलब अगर आपने आधी अधूरी इन्वेस्टिगेशन करके आधी अधूरी चार्जशीट डाली है तो क्या डिफॉल्ट बेल का राइट डिफीट होगा या नहीं होगा? राइट, यही है। तो कोर्ट आंसर दे रहा है, आप लोग कॉपी पे लिख लो ना, आंसर टू इशू नंबर 1, आंसर टू इशू नंबर 1। आई एम रीडिंग इट, that without completing the investigation of the case, a charge sheet or prosecution complaint cannot be filed by the investigation agency। कि जब तक आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना करें, चार्जशीट या जो फाइनल रिपोर्ट है वो आप सबमिट नहीं कर सकते। ओनली टू डिप्राइव एन अरेस्टेड एक्यूज्ड ऑफ हिज राइट ऑफ डिफॉल्ट बेल, केवल एकमात्र कारण से कि उसके डिफॉल्ट बेल के राइट को डिफीट कर दिया जाए, आप आधी अधूरी चार्जशीट फाइल कर रहे हो, ऐसा आप नहीं कर सकते। कॉपी पे लिखेंगे दैट। तो इसका आंसर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देता है that such a charge sheet if filed by the investigation authority without completing the investigation, it would not extinguish the right of default bail। क्या प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा हम उसको ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन डिटेन करके रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? यही सवाल था, राइट। और आंसर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, द ट्रायल कोर्ट कैन नॉट कॉन्टिन्यू, trial court cannot continue to remand the arrested person beyond the maximum stipulated time without offering the arrested person default bail। तो आप 90 या 60 दिन खत्म होने के बाद एक्यूज को कस्टडी में रखने की पावर नहीं रखते हो अगर चार्जशीट समय पे सबमिट नहीं होता। तो लिख लेना, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा केस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं उस पे आते हैं, ठीक है।
Now, as far as this judgment that is of CBI versus Kapil Wadhawan case is concerned, ये जजमेंट भी 167 सबसेक्शन 2 से रिलेटेड है. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, बिकॉज इसमें भी बहुत सारे पॉइंटर्स को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है. सो लेट्स हैव द डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर केस नाउ. ठीक है, केस जो है इट वाज डिसाइडेड बाय ऑनरेबल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल. ठीक है, इस केस को आगे समझने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफॉल्ट बेल का, जो सीधा सीधा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 से रिलेट करता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया. लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको हेल्ड करते समय इस जजमेंट को क्या कह रहा है उसको जरा एक बार आप फोकस करेंगे. इसके पैरा नंबर 15 में इस जजमेंट में हमें ये चीज मिलती है. ये सिर्फ हेड नोट है, मैं हेड नोट आपके साथ शेयर कर दूंगा. लिखा था राइट ऑफ डिफॉल्ट बेल इज नॉट ओनली अ स्टैट्यूटरी राइट बट अ राइट दैट फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 21. इट इज एन इनडिफिजिबल राइट. However, it is enforceable only prior to the filing of चालान or the charge-sheet. आप अपना डिफॉल्ट बेल का जो अधिकार है वो केवल तब इन्फोर्स करवा सकते हो जब तक कोर्ट में चालान पेश नहीं हुआ है. अगर चालान या चार्जशीट पेश हो जाए तो आपका डिफॉल्ट बेल का राइट सर्वाइव नहीं करेगा. इज इट क्लियर एवरीवन? यस प्लीज. ठीक है, आगे लिखा भी है एंड इट डज नॉट सर्वाइव और रिमेन इन्फोर्सेबल ऑन द चालान बीइंग फाइल्ड इफ ऑलरेडी नॉट अवेल्ड ऑफ. वंस द चालान हैज बीन फाइल्ड द क्वेश्चन ऑफ ग्रांट ऑफ बेल हैज टू बी कंसीडर्ड. वंस the challan has been filed, the question of grant of bail has to be considered and decided only with reference to the merits of the case under the provisions relating to grant of bail to the accused after filing of the challan. ये क्या मतलब है कि अगर एक बार चालान पेश हो गया उसके बाद अगर आप बेल एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करते हो तो बेल एप्लीकेशन डिसाइड करने के लिए द कोर्ट विल सी द मेरिट्स ऑफ केस. मैंडेटरी बेल अप्लाई नहीं होगी, मेरिट्स के ऊपर बेल कोर्ट देखेगा देना है या नहीं. एंड इट इज ऑल टुगेदर रिफ्लेक्टिंग 437 और 439 ऑफ सीआरपीसी. कि रेगुलर बेल तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिफॉल्ट बेल नहीं मिलेगा क्योंकि चालान ऑलरेडी पेश हो चुका है. ठीक है, आगे की जो बात है मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूं सबसे पहले, उसके बाद आगे की बात समझते हैं. केस का नाम लिख लिया? व्हाट इज द टाइटल ऑफ द केस? यस एवरीवन. सीबीआई वर्सेस कपिल वाधवन 2024. ठीक है, अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है, कुछ एक ऐसे केसेस है जिसमें से कपिल वाधवन का केस उसी कैटेगरी का है जो एक इकोनॉमिक ऑफेंस से रिलेट करता है. इकोनॉमिक ऑफेंस, कपिल वाधवन का केस इकोनॉमिक ऑफेंस से रिलेट करता है, ये ध्यान रखना. आप कल को जैसे गूगल करते हो, ये तो मैं आपको केस दे दूंगा. ठीक है, मैंने आपको जो हेड नोट दिया था आई थिंक वो दूसरा वाला था, वो ये वाला नहीं है, वो मैं आपको बाद में देता हूं अभी क्लास के बाद. इकोनॉमिक ऑफेंसेस जब भी होते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि कोई केस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के थ्रू कंटेस्ट किया जा रहा है, कोई केस सीबीआई के थ्रू कंटेस्ट किया जा रहा है. इस तरह से देखने को मिलेगा क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, आईपीसी या अलग अलग लॉज के अंदर ऑफेंसेस होते हैं. तो ईडी वाले जो हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेके अलग केस चलाते हैं और सीबीआई वाले जो मेन पेनल्टीमेट ऑफेंस है, जो शेड्यूल ऑफेंस होता है, उसको लेके मैटर चलाते हैं. तो आपको जब भी जजमेंट्स मिलेंगी तो दो टाइटल के साथ जजमेंट मिल सकती है. ठीक है, ईडी वर्सेस कपिल वाधवन का केस भी आपको दिख जाएगा, सीबीआई वर्सेस कपिल वाधवन का भी मिलेगा. लेकिन हम लोग जिसको फॉलो कर रहे हैं वो ये वाला है, ये वाला 167 से रिलेट कर रहा है. ठीक है, कभी एग्जाम में लिखोगे तो गलत मत कर देना. यू गॉट माई पॉइंट एवरीवन? ठीक है, अब मैं आपको इस केस का जो मेन कंटेंट हुआ है, जो इसमें समझने वाली बात है, वो बता रहा हूं. ध्यान से देखना. लेट सपोज यहां पे 60 या 90 डेज एक्सपायर हो रहे हैं, एज द केस में बी. यहां पे 167 के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोडक्शन करवाया गया था. मैं यहां लिख देता हूं, एक्यूज्ड प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट. एक्यूज्ड प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट. यहां पे जैसे ही मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोडक्शन हुआ, मैजिस्ट्रेट ने 15-15 दिनों के चंक्स में इसकी कस्टडी बढ़ाते रहे, इसको बेल पे नहीं छोड़ा. 60 या 90 दिन खत्म हो गए, 60 और 90 डेज पीरियड गेट्स ओवर. अगले ही दिन एक्यूज का डिफॉल्ट बेल आ गया. एम आई राइट एवरीवन? यस प्लीज. ओके, लेकिन अब डिपेंड करता है कि कोर्ट में पहले क्या आता है, क्योंकि ये आ गया हमारा 61st डे या फिर 91st डे, एज द केस में बी. 61st या 91st डे. हमें देखना है कि हमारी कोर्ट में पहले क्या चीज आती है. अगर
लेट सपोज कोर्ट में चार्जशीट पहले सबमिट हो गई, चार्जशीट पहले सबमिट हो गई, तो क्या डिफॉल्ट बेल का राइट एग्जिस्ट करेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि चार्जशीट एक बार आ गई कोर्ट में तो अब इंक्वायरी में मैटर चला गया, अब आपका डिफॉल्ट बेल का राइट गया। लेकिन वहीं पे अगर आपने जल्दबाजी दिखाई, सुबह कोर्ट खुलते ही 10 बजे कोर्ट के समक्ष आप चले गए और डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन आपने कोर्ट के सामने 167 सबसेक्शन 2 प्रोवाइजो के अंदर मूव कर दी, लेकिन कोर्ट ने अभी एप्लीकेशन को फोर्थविथ डिसाइड नहीं किया, ठीक है। मैंने जैसे कल भी आपको बताया था कि आपने सुबह 10 बजे कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, कोर्ट ने मैटर सेकंड हाफ में रख दिया, 2 बजे रखा है, और इन द मीन टाइम चार्जशीट सबमिट कर दी गई, तो क्या डिफॉल्ट बेल डिफीट होगा? द आंसर इज नो, बिकॉज जो चीज पहले आ जाएगी उसको कंसीडर करेंगे, जो चीज पहले आ जाएगी। अब आप ये नहीं कह सकते कि डिफॉल्ट बेल अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है और चार्जशीट आ गई है तो अब इसका डिफॉल्ट बेल डिफीट कर दो, नहीं कर सकते, बिकॉज डिफॉल्ट बेल का राइट इनडिफिजिबल है, इनडिफिजिबल। और ये सारी चीजें कपिल वाधवन के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से रेफर करके हमें बता के गया। क्लियर एवरीवन? कितने केसेस कर लिए? बहुत सारे, है ना? नंबर ऑफ केसेस वी हैव डन, ठीक है। सारे ही केसेस इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने केस लॉस के ऊपर बात नहीं करी थी, लेकिन अब आप लोग समझ गए हो ना 167, तो केस बड़ी इजीली आप लोग डाइजेस्ट कर पाओगे, ठीक है। फिर रितु छाबड़िया का केस हो, कपिल वाधवन का केस हो, राहुल मोदी का केस हो, केसेस तो और भी हैं जो मैंने अभी नहीं बताए, चाहे वो दिनेश डालमिया का केस हो, उदय मोहन लाल आचार्य का केस हो, निराला यादव का केस हो, सेंथिल बालाजी का एक केस है वो हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, चाहे वो फिर सत्येंद्र कुमार अंतिल का केस हो, 10 केस तो यही हो गए, ठीक है। तो इन सारे केसेस की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेलेवेंसी अलग अलग कंटेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं, चाहे वो फिर अनुपम जे कुलकर्णी का केस हो, ठीक है। सो ऑल दीज केसेस वी हैव डन। बाकी इसको जो है अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, सेक्शन 167 का जो बेयर एक्ट में फर्दर एरिया है, अब उस पर हमारी बातचीत रहेगी, ठीक है। मतलब जो कोर अंडरस्टैंडिंग थी दैट इज डन, अब बेयर एक्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है रिमेनिंग ऑफ द 167 दैट वी हैव टू डू, तो एक क्लास हमारी उस पर लगेगी, फिर हम 167 से बाहर निकल आएंगे, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू सर।